नमस्कार आदाब, मैं हूं इजहार खान। आप सबका स्वागत करता हूं अपना विचार यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शहनवाज आलम साहब। तो आइए कांग्रेस का मेन रोल, तो क्या लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा 2024 के चुनाव में? देखिए, बीजेपी कितना पाती है, मैक्सिमम पाती है 37%, यानी कि जो रेस्ट ऑफ वोट है वो एंटी बीजेपी। ये सारे लोग जब इकट्ठा होंगे तो भाजपा तो कहीं दिखेगी ही नहीं। अभी जो उपचुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में लोग 5,000 वोट से हारते हैं, 10,000 वोट से हारते हैं, 43,000 वोट से लोग लोकसभा चुनाव जीतते हैं। अगर उतना अंतर से भाजपा प्रत्याशी वहाँ हारा है, इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं किस स्तर का आक्रोश है। और मैं तो चाहता हूँ कि योगी जी को इस चुनाव में हार का जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था, और मोदी जी को चाहिए था एक देश एक चुनाव का जो वो सपना दिखा रहे हैं लोगों को, तो उसके पायलट प्रोजेक्ट के बतौर लोकसभा चुनाव के साथ यूपी का भी विधानसभा चुनाव करा देना। ये एक आदर्श स्थिति थी भाजपा के लिए। हो सकता है ऐसा सोच भी रहे हैं। सर, ये 1 वोट 1 इलेक्शन से क्या डिमेरिट्स क्या है? ये तो सही तो है, पॉजिटिव है। देखिए, इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन की गुंजाइश खत्म है। यानी कि सरकार कोई गलत नीतिगत फैसला ले रही है और उसके समर्थन में कुछ पार्टियां थीं, और इस फैसले के बाद वो उससे अलग होना चाहती हैं, तो वो सरकार नहीं गिरा पाई। केंद्र एक तरह से जितने राज्य हैं वो यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, जहां केंद्र, जैसे दिल्ली में केंद्र ने क्या किया, दिल्ली की हुकूमत से जो जनता द्वारा चुनी गई ये सारे अधिकार छीन। अब वो चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से हम पूरे देश में इस तरह कंट्रोल करें। दूसरी जो सबसे अहम है कि जो क्षेत्रीय एस्पिरेशंस हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, बसपा है, आरएलडी है, ठीक है, यूपी के बाहर तेलंगाना वाली पार्टियां हैं, द्रविड़ पार्टियां हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये अलग अलग जनता की इच्छाएं हैं जिसको मैनिफेस्टेशन के लिए लोग पार्टी बनाते हैं। तो जब आप 1 इलेक्शन की बात करेंगे तो ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उसको एक तरह से आप दबा रहे हैं। और ये भारत कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक राज्यों का समुदाय है, समूह है। हम एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। हम उस मायने में देश नहीं है जिस तरीके से दूसरे यूरोप के कई देश हैं। तो जैसे ही हम लागू करेंगे उससे फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का, वो कमजोर हो जाएगा। आप जैसे ही नाम लिया भारत, मुझे आज याद आ गया इंडिया वर्सेस भारत। तो ये जो मोटिव है भाजपा, खासतौर से भाजपा पार्टी का, कि हम इंडिया जैसे गठबंधन हुआ वैसे इंडिया पार्टी को चेंज कर दिया जाए, नेम ही हटा दिया जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्या है कि इस देश में पढ़े लिखे लोगों की तादाद, मैं तो नहीं कहूँगा, ये काटजू साहब ने भी कहा था जी, जो जस्टिस थे, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और भाजपा वालों का पूरा जोर उन्हीं पे रहता है। ठीक है, हमारे एक मित्र हैं, इतिहासकार, लेखक बहुत बड़े हैं, उन्होंने अभी हेडगेवार की जीवनी लिखी, और हेडगेवार के बारे में बताया है कि वो हर साल जो लड़के इंटर में, हाई स्कूल में फेल हो जाते थे, उनकी सूची बनवाते थे, उनके साथ मीटिंग करते थे, क्योंकि ये वो लड़के थे जिनको समाज में कोई पूछबे नहीं करता, तो इनको वो सम्मान दे करके संगठन बनाते थे, कम पढ़े लिखे लोग। भारत का जो संविधान, जो अंग्रेजी संस्करण है, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन उसी का जो हिंदी संस्करण है, हिंदी तर्जुमा है, उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों को सब समझा दिए हैं, उसमें बस यही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। और चूँकि कम पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ाई लिखाई को आप देखेंगे वैसे भी सरकार प्रोत्साहित नहीं करती है ना, ये कन्फ्यूजन फैलाया गया है। ये दोनों ही नाम इस देश में है, और सबसे अहम बात यह है, इंग्लैंड एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसका तो 3 नाम है। यूनाइटेड किंगडम भी उसको हम बोलते हैं, इंग्लैंड भी बोलते हैं। आप इनडायरेक्टली में ये कहना चाहते हैं जो भाजपा में जो प्रत्याशी या भाजपा में जो भी वोटर्स हैं वो इलिटरेट हैं? देखिए, पॉलिटिकली इलिटरेट होना अलग चीज़ है, और हैं सब,
आप सोचिए कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया कि हम तुमको 15 लाख रुपया दे देंगे। जाहिर सी बात है, इसको इसलिए लोगों ने स्वीकार कर लिया कि उनको लगा कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। उनको पता ही नहीं था, अगर इनका इतिहास पता होता तो लोग इस पर भरोसा ही नहीं करते। इंडिया शाइनी का भी नारा दिया था अटल बिहारी ने, ठीक है। अगर लोग लिटरेट होते, इनका इतिहास जानते कि तो रोज स्टैंड बदलने वाले लोग हैं, तो शायद उस पर भरोसा नहीं करते। इस संदर्भ में सर, राहुल गांधी जो आज पूरे भारत में जो है भ्रमण किए, उसके बाद जो यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो लग रहा है कि इस बार उनका कोई रोल होगा। राहुल गांधी को पूरा देश प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। मैं राहुल गांधी के साथ पैदल चला हूँ 4,500 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में ही लोग हिंदी बोलते हैं। इससे पहले तो उनका अलग भाषा होता है। लोग जो भी नारा लगाते थे, हम स्थानीय लोगों से पूछते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, तमिल में, तेलुगु में, तो लोग बताते थे बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो पूरा देश चाह रहा है। जिस दिन राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया लाल चौक पे कश्मीर में, उसी दिन लोगों ने तय कर लिया कि इस आदमी को ही लाल किले पर भी अगली बार झंडा फहरा। आपके 2024 के मैनिफेस्टो में क्या चेंजिंग ऐसा होगा? देखिए, सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि संविधान बचेगा या नहीं। प्रधानमंत्री के नज़दीकी लोग अखबारों में लेख लिख के कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। कल जो संसद के अंदर हर सांसद को जो प्रति दी गई, उसमें प्रियम्बल में सेकुलर शब्द ही गायब है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस समय? सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान। और संविधान किसी एक बिरादरी का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक तरह की भाषा बोलने वालों का नहीं है। संविधान पे जब मोदी जी ने हमला किया है, तो संविधान बनाने वाली पार्टी के साथ पूरा देश खड़ा होगा। देखिएगा, आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा जो है सेक्युलर वर्ड से उसको क्यों इतना हेट करता है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा के बीच जो तनाव है, कंट्राडिक्शन है, इसको अमूमन लोग आज़ादी के बाद से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे भाजपा के लोग कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो 70 साल की राजनीति का विरोध करते हुए भाजपा को समर्थन देते हैं। ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ, अलग बात है। अब आप ये बताओ कि आज़ादी से पहले आपको कांग्रेस से क्या दिक्कत थी? उस समय भी आप अंग्रेजों के साथ रहते, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने लीलाधर वाजपेयी नाम के कांग्रेसी नेता, जो बाह के थे, बटेश्वर एक जगह है आगरा से 35-40 किलोमीटर दूर, उनके खिलाफ गवाही देके उनको जेल भिजवाया, ठीक है। उस समय तो विकास की बात नहीं थी कि कांग्रेस सत्ता में है इसलिए आप भाजपा में। उस समय अटल बिहारी अंग्रेजों के साथ क्यों थे? उस समय सावरकर अंग्रेजों के साथ क्यों थे? गोडसे अंग्रेजों के साथ क्यों थे? अमूमन क्या होता है कि लोग आज़ादी के बाद से ही देखना शुरू करते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में ये कंट्राडिक्शन है। उनके और हमारे इख्तलाफ आज़ादी से पहले के, इसीलिए वो अंग्रेजों के साथ रहते थे। और उस दौर में सेकुलर भारत बनाने के लिए, सोशलिस्ट भारत बनाने के लिए, ये दो शब्द भाजपा हटाना चाहती है। इन दोनों शब्दों के लिए ही इस देश के सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। एक भी आदमी ने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शहादत नहीं दी। एक भी आदमी ने इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए शहादत नहीं दी थी। जिन्ना कभी जेल नहीं गए थे क्योंकि उनको इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, ठीक है। तो ये हमको समझना चाहिए। सोशलिस्ट शब्द से वो क्या दिक्कत है? सोशलिस्ट शब्द को सेकुलर संविधान से हटा के आप किसका अपमान कर रहे हैं? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी था उसका क्या नाम था? उनकी पार्टी का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपको भगत सिंह के विचार से दिक्कत है, आपको अशफाकुल्ला खान के विचार से दिक्कत है, आपको चंद्रशेखर आज़ाद के विचार से दिक्कत है। चंद्रशेखर आज़ाद से दिक्कत था, आप इलाहाबाद जाके पूछिए, मैं तो वहीं पढ़ा हूँ। एक वहाँ मिठाई वाला है, बहुत उसका दुकान चलता है, आरएसएस का फंडर है, लोग बताते हैं वही जो है मुखबिरी किया था। उस समय तुमको क्या दिक्कत थी भैया? तो ये कोई भी शब्द अगर हटा रहे हैं तो उसके अतीत में जाके देखना होगा कि इसका मूल वजह क्या है।
मुस्लिम आखिर एक वोट बैंक की तरफ क्यों यूज़ किया जा रहा है? कभी जो है इधर कांग्रेस पार्टी, उस साइड जो है अवेशी AIM की पार्टी के जो है, वैसे आखिर क्यों मुसलमान को वोट बैंक की तरफ क्यों यूज़ किया जा रहा है? वोट बैंक, जब सब वोट बैंक है तो हम भी वोट बैंक, इसमें तो खुश होना चाहिए कि सबसे ज्यादा माल हमारे वोट बैंक में। हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में। 6 बजे हमारे आसपास तो कोई बिरादरी टिकवे नहीं करती है। यादव जी 5% है, ठाकुर साहब 3% है। तो इसको ताकत बनाना होगा। पक्का और क्या 20% जो हमारा वोट बैंक है इसको समझना होगा। उत्तर प्रदेश में 28%, 29% से पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। तो हमारे पास तो इतनी पूंजी है कि हम चाहे तो सरकार बना सकते हैं, लेकिन ये बोल बोल के निगेटिविटी फैला दिया गया और वोट बैंक जो हमारी ताकत थी वो हमारी आज कमजोरी बन गई है। हमारे पास इतना वोट है, हम वोट बैंक है, ये तो हमारी ताकत होनी चाहिए। हमको तो अच्छा लगता है मुसलमान वोट बैंक। ये मुसलमान केवल वोट बैंक तक ही रह जाएगा या कुछ डेवलपमेंट होगा या मुसलमानों जब के? कांग्रेस के साथ थे तो 5 राज्यों में अपार्ट फ्रॉम कश्मीर, जहां कश्मीर में आबादी है मुसलमानों की, उसके अलावा 5 राज्यों में मुसलमान मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाए। जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस तो मुख्यमंत्री बनाती थी। आज आपको तो कुछ नहीं बनाया जा रहा है जहाँ 30 साल से है। वहाँ एक नेता जेल चला जाता है, उससे मिलने भी नहीं जाते हैं लोग। एक आदमी चिड़िया पाला था, उससे लोग जाके मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट में आजम खान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात थोड़ी, हम एक बात बता रहे हैं। हम तो मानते हैं कि मुसलमानों को गर्व होना चाहिए कि हमारी आबादी 20% है। हम तो मानते हैं कि मुसलमानों की आबादी इससे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सऊदी दुबई रहते हैं, बहुत सारे लोग बम्बई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। वो भी अगर आ जाए तो 2-3% और बढ़ जाएगा। अभी जो है एक सूची जारी हुआ था, लिस्ट, जिसमें 14 जो है पत्रकारों का नाम था जिसको बर्खास्त कर दिया गया इंडिया पार्टी के थ्रू। तो क्यों जो है, क्या कांग्रेस डर गया क्या? वो लिस्ट में अभी और सुधार होने का जनता मांग कर रही है जी, उसमें और लोगों का नाम अभी आएगा। जनता का भारी डिमांड है कि और नाम उसमें जुड़े। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भाई देखिए, ऐसा है कि अपोजिट पार्टी डर रहा है? ये तो मतलब एलिगेशन लग रहा है भाजपा पार्टी का कि ये लोग डर जा रहे हैं, हमारा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा सबको मालूम है। जी, 10 साल होने जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी को, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिए। अपने तो मान लीजिए कोई जवाबदेही नहीं है, उनको भी बिगाड़ रहे हैं। वो बेचारे जाके वियतनाम में बोले जो उनको भारत में बोलना था। तो ये तो भाजपा के लोग डरते हैं मीडिया से ना, प्रधानमंत्री डरते हैं। सबसे डरपोक आदमी तो प्रधानमंत्री है, मीडिया से बातें नहीं करते। हमारे नेता तो मीडिया वालों के साथ ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप सवाल पूछ लीजिए। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप यूथ को क्या इंडिकेट करेंगे, यूथ को क्या गाइड करेंगे? यूथ हो, बूढ़ा हो, देखिए जो लड़ाई होती है सर, दे आर द मेन जो परसेंटेज है वो जो है यूथ का है। वो जिम्मेदार तो बने, यूथ जिधर डाइवर्ट होगा वही जो है वो जिम्मेदार बने, अपना राजनीतिक महत्व समझें। खास तौर से जो मुसलमान युवक है जिसकी लिंचिंग हो रही है, वो संविधान पढ़े, प्रियम्बल पढ़े, नागरिक के जो अधिकार हैं उसको हासिल करने के लिए लड़े। हम देखते हैं मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी राजनीति से दूर है, उसकी दिलचस्पी राजनीति में नहीं है। उसको बता दिया गया कि राजनीति खराब चीज़ होता है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी तो मुसलमानों की है। अनएम्प्लॉयमेंट, जब आप सत्ता में भागीदारी नहीं रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही। एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है? एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट करती है गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, आपकी कोई भागीदारी नहीं है, राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। आपकी अगर भागीदारी होती तो आपके लिए भी एम्प्लॉयमेंट होता। तो आपको समझना होगा कि एम्प्लॉयमेंट आप में इसलिए नहीं है क्योंकि आप राजनीति से बाहर हैं। राजनीति में दिलचस्पी लेंगे काहे नहीं आपको कोई सरकार एम्प्लॉयमेंट देगी। हर चीज़ को राजनीति के नजरिए से सोचना। इस बार जो है इंडिया की सरकार बनेगी। सरकार तो बनबे करेगी। आप एक चीज देखिए, 2014 के बाद हमारी सरकार चली गई, 2014 के बाद, लेकिन कहीं पर भी कांग्रेस का, यूपीए का कोई मंत्री कहीं पीटा नहीं गया जनता द्वारा, कहीं उस पर हमला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं ये बिना बाउंसर के जनता के बीच नहीं जा पाएंगे 14 के बाद। देखिए 24 के बाद ये होने जा रहा है। आक्रोश है भाई। विधानसभा चुनाव इतना धांधली के बाद जीत रहे हैं 43,000 विपक्ष के लोग, जबकि वहाँ तमाम वीडियोज आए, लाइट काटा गया, धमकाया गया, प्रधानों को बंधक बनाया गया। इसका मतलब आक्रोश का लेवल जितना है अभी लोगों को अंदाजा ही नहीं।
क्या उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी जो है वो गठबंधन करेगी? अब देखिए, गठबंधन अभी तक तो है, हम लोग चाहते हैं ईमानदारी से गठबंधन हम निभाएं। हमने तो सहयोग किया, लेकिन बागेश्वर में, उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ लड़ गए और हमारी पार्टी वहाँ 2500 वोट से हार गई। ईमानदारी तो आपको दिखाना होगा। यानी कि सपा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी का जो पैमाना है उस पर दोनों पार्टियों को खरा उतरना पड़ेगा। हम मानते हैं कि हम उतरे, वो शायद नहीं उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद।